हेलो स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। इससे पहले हमने कैपेसिटर के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होती है, ज्योमेट्रिकली हम कैपेसिटर को देख के कैसे पता लगा सकते हैं कि इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होगी, ज्योमेट्री पे कैपेसिटेंस कैसे डिपेंड करती है, ये हमने देखा। C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। तो कैपेसिटेंस को देखकर अब हम ये पता लगा सकते हैं कि ये कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर करके अपने पोटेंशियल को 1 वोल्ट से इंक्रीज करेगा, जो कि उसकी कैपेसिटेंस होती है। उसके बाद हमने देखा एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। फिर जब हम दो कैपेसिटर प्लेट्स को कनेक्ट कर देंगे, दो पैरेलल प्लेट्स, अलग अलग दो पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर्स को कनेक्ट कर देंगे, तो कनेक्ट करने से एनर्जी लॉस हो रही है, तो वो भी हमने देखा। आज हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। ये वर्ड मैं चैप्टर में काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ, डाइलेक्ट्रिक, और हर बार मैं आपको ये बोलता आ रहा हूँ कि डाइलेक्ट्रिक का टॉपिक हम पढ़ेंगे, तब मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा। तो आज हम डाइलेक्ट्रिक का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो डाइलेक्ट्रिक्स बेसिकली क्या होते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ मैंने शायद पहले भी आपको किया था, अगर आपको नहीं ध्यान है तो फिर से सुन लीजिए कि डाइलेक्ट्रिक वो मटेरियल्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। मतलब डाइलेक्ट्रिक्स जो होते हैं नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं। डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं डाइलेक्ट्रिक्स जो होते हैं वो होते हैं इंसुलेटर्स। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कौन से मटेरियल्स हो गए? डाइलेक्ट्रिक्स ऐसे मटेरियल्स हो गए जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। डाइलेक्ट्रिक्स आर डाइलेक्ट्रिक्स आर बेसिकली नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, माइका हो गया, ग्लास हो गया। तो इस तरह के जो मटेरियल्स हो गए ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स हो गए जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि डाइलेक्ट्रिक कितने टाइप्स के होते हैं। तो जैसे जब आप इनका टाइप्स पढ़ लेंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि डाइलेक्ट्रिक्स होते कौन कौन से हैं, किस तरह से होते हैं। तो दो तरह के डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं, एक पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, एक पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, और दूसरा होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। पोलर एंड नॉन पोलर। पोलर पोलर का क्या मतलब होता है? पोलर का मतलब होता है रिलेटेड टू पोलैरिटी। पोलैरिटी मतलब साइन, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो पोलर जहां पर होंगे, नाम ही इसका बता रहा है कि जहां पर पोलर है वहां पर पॉजिटिव नेगेटिव का साइन होगा, और जहां पर नॉन पोलर है वहां पर पॉजिटिव नेगेटिव का साइन नहीं होगा। तो आइए समझते हैं कि पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं। डेफिनेशन देखिए, पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं कि जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो होते हैं ये सेपरेटेड होते हैं, मतलब इनके बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में छोटा सा गैप होता है। जब मैंने आपको डाइपोल पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि ये जो डाइपोल होता है, ये डाइपोल एग्जिस्ट हमेशा कहाँ पे करेगा? मॉलिक्यूल्स के अंदर करेगा। तो आज वो टाइम आ गया है, आप देख सकते हैं कि हम मॉलिक्यूल के अंदर घुस चुके हैं, और वहां पर आप देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस थोड़ा बहुत जिनके बीच में थोड़ा सा सेपरेशन होता है, जैसे कि कहां पर होता है NaCl के मॉलिक्यूल में, Na प्लस और Cl नेगेटिव। ये दोनों के पास साइन कितना है? दोनों का साइन मैग्नीट्यूड सेम है, एक के पास +1 और एक के पास -1। ये प्लस और ये -1, और ये प्लस और माइनस थोड़े से डिस्टेंस से सेपरेटेड है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो होते हैं थोड़े से डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं, उनको हम बोलते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। और कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के सेंटर एक के ऊपर एक आ जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन का मैं O2 का मॉलिक्यूल बना रहा हूं, O2। ये पॉजिटिव चार्ज हो गया इसका ऑक्सीजन का, और ये दूसरा ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज O2 मॉलिक्यूल मैंने आपके लिए बनाया है, O2। ये दो ऑक्सीजन के पॉजिटिव चार्जेस हो गए, और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स यहां पर इनके ये इस तरह से इनके दोनों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर पॉजिटिव चार्ज, जैसे हम सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करते थे 11th में, वैसे ही हम सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, इसका सेंटर कहां पर आ गया? यहां पर बीच में। और नेगेटिव चार्ज जो है, नेगेटिव चार्ज ये दोनों ऑर्बिट्स पर इक्वली रिवॉल्व कर रहा है, तो नेगेटिव चार्ज का सेंटर भी कहां पर आ गया? यहाँ पर बीच में। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के जो सेंटर्स होते हैं एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करते हैं, और ये अगर एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करते हैं तो जैसे NaCl में प्लस और माइनस साइन के बीच में गैप था, यहाँ पर प्लस और नेगेटिव साइन के बीच में कोई गैप नहीं होता, दोनों के दोनों एक के ऊपर एक आते हैं। तो इनके पास कोई डाइपोल मोमेंट खुद का नहीं होता है, बट इन मॉलिक्यूल्स के पास खुद का डाइपोल मोमेंट होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन करा पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का डेफिनेशन। इनके कुछ एग्जांपल्स हैं पोलर मॉलिक्यूल्स के, जैसे NaCl, HCl, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अमोनिया। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल हो गए CO2, बीच में कार्बन होता है और दोनों तरफ
ऑक्सीजन, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के जो सेंटर्स हैं वो कोइंसाइड कर रहे हैं, H2O2 N2, इन सब में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के सेंटर जो है कोइंसाइड करेंगे, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो गए। फिर इसके बाद आते हैं अब पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो ये किस तरह से बिहेव करेंगे, वो अब हम पढ़ेंगे कि पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो वो किस तरह से बिहेव करेंगे। ठीक है, बिहेवियर इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो पोलर मॉलिक्यूल जो है उसके पास ऑलरेडी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के सेंटर होते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, पोलर मॉलिक्यूल्स में देखिए जैसे मैंने यहाँ पर आपके लिए बनाया है कि पोलर मॉलिक्यूल्स में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के सेंटर जो होते हैं वो सेपरेटेड होते हैं। तो मॉलिक्यूल का शेप जो कि स्फेरिकल होना चाहिए था, यहाँ पर कैसा शेप है, एलिप्टिकल शेप है। यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आपस में सेपरेटेड है, एक के ऊपर एक नहीं है। तो ये एक पोलर एक डाइलेक्ट्रिक मैंने कंसिडर करा है, और डाइलेक्ट्रिक के अंदर के मॉलिक्यूल्स मैंने आपको दिखाए हैं, मॉलिक्यूल्स किस तरह से अरेंज होते हैं। तो ये सारे डाइपोल्स रैंडमली किसी भी डायरेक्शन पर अलाइन है, तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, नेट डाइपोल मोमेंट इसका हो गया जीरो। कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है उसका जो नेट डाइपोल मोमेंट होता है वो जीरो होता है, क्योंकि ये रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में अलाइन होते हैं। और ये होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के सेंटर्स एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करते हैं। तो मॉलिक्यूल का शेप जो रहता है वो स्फेरिकल ही रहता है। ठीक है, स्फेरिकल ही रहता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के सेंटर एक के साथ कोइंसाइड करते हैं, और इनके पास कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं होता, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में सेपरेशन नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में सेपरेशन है, छोटा सा सेपरेशन है। तो यहाँ पर एक डाइपोल मोमेंट क्रिएट करता है, क्योंकि जैसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट होते हैं एक छोटे डिस्टेंस से, तो वो डाइपोल क्रिएट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसके पास कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं है, नेट डाइपोल मोमेंट जीरो, इसके पास भी नेट डाइपोल मोमेंट जीरो। इसके पास इंडिविजुअली डाइपोल मोमेंट तो है, बट पूरे मॉलिक्यूल को जब आप एक वॉल्यूम को आप कंसिडर करोगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल को एक साथ कंसिडर करोगे, तो आप देखोगे नेट डाइपोल मोमेंट जो है जीरो है, क्योंकि ये रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में अलाइन है, और क्योंकि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो सबने एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। तो इसका भी नेट डाइपोल मोमेंट जीरो है और इसका भी नेट डाइपोल मोमेंट जीरो है। ये कब है, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने इनको नहीं रखा है। ठीक है, जैसे ही हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, ये इस तरह से जैसे हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने आपको ऊपर शो करी है। पोलर मॉलिक्यूल के लिए मैं बात कर रहा हूं, पोलर फिर नॉन पोलर के बारे में करेंगे, ये पोलर मॉलिक्यूल। तो जैसे ही हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो क्या हुआ, ये पोलर मॉलिक्यूल की हम बात करेंगे, पहले मैं दिखाता हूं आपको। ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल में मैंने उसका डाइपोल अलग से आपको निकाल के बता दिया। एक पोलर मॉलिक्यूल की बात करते हैं जो कि इस तरह का था, इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी थी। जैसे ही हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे अगर यहां से ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये ठीक है, जैसे ही हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, नेगेटिव चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर ये डायरेक्शन है तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, पॉजिटिव चार्ज का सोर्स, और नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है। तो ये जो डाइपोल का नेगेटिव चार्ज है ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, और ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। देखिए जो जो हमने पढ़ा है वो प्रैक्टिकली कैसे यूज हो रहा है। ठीक है, डाइपोल कैसे टॉर्क एक्सपीरियंस करता है ये हमने पढ़ा हुआ है, तो प्रैक्टिकली उसका एप्लीकेशन देखिए कैसे ये प्रैक्टिकली यूज होना है। तो इस डाइपोल ने एक फोर्स, एक टॉर्क एक्सपीरियंस किया, और टॉर्क एक्सपीरियंस करके ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में थी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी कुछ इस डायरेक्शन में, तो डाइपोल भी जो हमारा बना वो डाइपोल मोमेंट भी, नेट डाइपोल मोमेंट भी इसी डायरेक्शन में बना। ठीक है, अब नॉन पोलर में देखिए, नॉन पोलर में इस तरह से दो मॉलिक्यूल्स थे, और दो मॉलिक्यूल्स के पॉजिटिव चार्जेस ये रहे, और इन दोनों पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर कहीं यहाँ पे बीच में आ जाएगा, जैसे कि सेंटर ऑफ मास होता है। तो दो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर यहाँ पर बीच में, और नेगेटिव चार्जेस जो कि इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, वो नेगेटिव चार्जेस का सेंटर भी बीच में। देखिए किसी, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स ये इस तरह से रिवॉल्व करेंगे, ये यहाँ से यहाँ पर, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स तो इस ऑर्बिट में है, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन्स ये यहाँ से शेयर कर लेगा, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन्स ये यहाँ से शेयर करके अपना ऑर्बिट पूरा करेगा। देखिए 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके शेयर कर लेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरह से रिवॉल्व करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स
ये ऐसे, ये यहाँ पर इन्होंने एक राउंड लगाया, फिर ऐसे घूम के यहाँ पर राउंड लगाया, तो इस तरह से दोनों का ऑक्टेट जो है कंप्लीट हो रहा है, दोनों के 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो रहे हैं, ये इस तरह से रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, पर जैसे ही हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से क्या हुआ, देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स का पाथ है, ये इलेक्ट्रॉन्स का पाथ जो है, इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स ने अपना रास्ता जो है थोड़ा सा बदल दिया, और जो इनका रास्ता पहले इस तरह से था, वो बदल के ये डॉटेड लाइन से जो मैंने बनाया, ये इनका नया रास्ता हो गया। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स का जो पाथ है, ये टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो गया, और ये जो पॉजिटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा शिफ्ट होके कहाँ चला गया, नेगेटिव चार्ज की तरफ चला गया। तो अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में यहाँ पर थोड़ा सा सेपरेशन आ गया, तो इन्होंने खुद का एक डायपोल मोमेंट क्रिएट कर लिया। किन्होंने? पोलर मॉलिक्यूल्स ने। पोलर, ये आपको समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन्स का पाथ कैसे शिफ्ट हो गया, जैसे ही हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स थे, इन्होंने अपना रास्ता थोड़ा सा बदल के, हालांकि घूमता अभी भी ये दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में ही रहे, बट इन्होंने अपना रास्ता थोड़ा सा बदल दिया, और रास्ता बदलकर पॉजिटिव चार्ज की तरफ तरफ अट्रैक्टेड हो गए, और ये जो मैंने डॉटेड लाइन से शो किया है, ये इनका रास्ता बन गया, और पॉजिटिव चार्ज जो है, ये थोड़ा सा खिसक कर कहाँ शिफ्ट हो गया, नेगेटिव चार्ज की तरफ शिफ्ट हो गया। ये पहले पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर था, ये शिफ्ट होकर कहाँ चला गया, नेगेटिव चार्ज की तरफ। ये पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट होकर कहाँ चला गया, नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पर इसी पॉजिटिव चार्ज के नीचे जो पहले नेगेटिव चार्ज था, वो खिसक कर कहाँ गया, इस तरफ आ गया। ये देखिए, ये नेगेटिव चार्ज जो इस पॉजिटिव चार्ज के नीचे था, वो खिसक कर कहाँ गया, यहाँ पर आ गया। तो अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के जो सेंटर्स हैं, ये सेपरेट हो गए। सेपरेट हो गए तो ये खुद का एक डायपोल मोमेंट क्रिएट करेंगे। मतलब जैसे ही आपने पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, तो पोलर और नॉन पोलर दोनों ही मॉलिक्यूल्स के अंदर नेट डायपोल मोमेंट आ गया। पोलर के पास तो पहले से डायपोल मोमेंट था, बट नेट डायपोल मोमेंट जीरो था, क्योंकि सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे थे। और नॉन पोलर के पास पहले डायपोल मोमेंट था ही नहीं, बट जैसे ही हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, इसने एक डायपोल मोमेंट डेवलप कर लिया। ठीक है, तो अब हम वापस आते हैं यहाँ पे, बिहेवियर इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। द मॉलिक्यूल्स फॉर्म अ डाइपोल व्हेन केप्ट इन द एक्सटर्नल मॉलिक्यूल्स। इन मॉलिक्यूल्स के पास पहले से डाइपोल मोमेंट होता है, तो मॉलिक्यूल्स फॉर्म अ डाइपोल। पर जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रखते हैं, व्हेन केप्ट इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, द मॉलिक्यूल एक्सपीरियंस अ टॉर्क एंड अलाइन इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको कैसे बताया कि एंड अलाइन इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होता, ये एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही अलाइन होता है। द मॉलिक्यूल्स फॉर्म अ डाइपोल एंड द मॉलिक्यूल्स फॉर्म अ डाइपोल। डाइपोल तो फॉर्म करते हैं, बट जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इन्हें रखते हैं, तो हर मॉलिक्यूल टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, टॉर्क एक्सपीरियंस करके खुद को इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन कर लेता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, अपोजिट नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। कैसे, वो अभी मैंने आपको बताया था। और जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके पास खुद का कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होता है, बट जैसे हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के जो सेंटर होते हैं, ये आपस में सेपरेट हो जाते हैं, और इनमें खुद के पास एक डाइपोल मोमेंट आ जाता है। ठीक है, और इनका इनका जो डायरेक्शन होता है, इनका भी डायरेक्शन होता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, दोनों के दोनों डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आ जाते हैं। फिर इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आने से क्या होता है, जैसे ही ये डाइपोल, इनका एक नेट डाइपोल मोमेंट हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो जैसे ही इन्होंने इनका नेट डाइपोल मोमेंट हुआ, तो इन्होंने एक अपनी अलग से इलेक्ट्रिक फील्ड बना ली, जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में थी। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करने लगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करने लगी। देखिए, ये देखिए, जैसे हमने इसको जैसे हमने इसको एक्सटर्नल फील्ड में रखा, ये नेगेटिव और पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव तो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गए। ये सारे चार्जेस तो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गए। इधर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया डाइपोल के इस तरफ, और डाइपोल के इस तरफ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी थी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी लेफ्ट टू राइट। और यहां पर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस क्यों बोला, क्योंकि हमने इसको बिना हाथ लगाए सब कुछ करा। तो यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो गई, जिसका डायरेक्शन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, या पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, और ये डायरेक्शन आ गई इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की डाइपोल के अंदर। और ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो पहले से रखी हुई थी, जो हमने
एक्सटर्नली अप्लाई करी थी, दिस इज पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए कहाँ है, पॉजिटिव टू नेगेटिव की डायरेक्शन में। बट जैसे ही हमने डाइलेक्ट्रिक को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो इस डाइलेक्ट्रिक ने क्या करा, डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करके अपने अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर ली, जो कि क्या थी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। सेम इज इन द केस ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, सॉरी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, सेम इज इन द केस ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। इसमें भी देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के सेंटर्स जो है सेपरेट हो गए इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद। पॉजिटिव और नेगेटिव ये चार्जेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। कैंसिल आउट करने के बाद एक तरफ क्या आ जाएगा, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इंड्यूस डाइपोल की एक साइड, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, और डाइपोल के दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। और इसने भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर ली इन द डायरेक्शन अपोजिट टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब अगर हमने कोई मशीन ले जाकर, कोई डिवाइस ले जाकर इन प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड को नापना चाहा, तो इन प्लेट्स के बीच में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नापना चाहा, तो कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड आप मेजर कर पाओगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर कर पाओगे, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर कर पाओगे, या फिर जो यहाँ पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो मेजर कर पाओगे। तो हम जो है, क्योंकि ये प्रोसेस ऑलरेडी हो चुका है, तो हम जब यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को नापने जाएंगे, मेजर करने जाएंगे, तो हम यहाँ पर हमेशा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर कर पाएंगे। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, फॉर सपोज पहले एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड 100 थी और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड 40 हो गई, तो रिजल्टेंट कितनी आएगी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, यस रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी 60, क्योंकि 100 माइनस 40 क्यों है, 40 इंड्यूस है अपोजिट डायरेक्शन में। देखिए दिस इज नेट फील्ड, नेट रिजल्टेंट फील्ड, दिस इज रिजल्टेंट फील्ड, दिस इज रिजल्टेंट फील्ड, एंड रिजल्टेंट फील्ड इज डिनोटेड बाय, हमने कैपिटल ई से यहां पर रखा है रिजल्टेंट फील्ड को, और ये एक्सटर्नल फील्ड माइनस इंड्यूस फील्ड, ये दिस इज रिजल्टेंट फील्ड। ठीक है, अब एक्सटर्नल फील्ड हमेशा डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगी, रिजल्टेंट फील्ड के। जितनी ज्यादा एक्सटर्नल फील्ड होगी उतनी ज्यादा रिजल्टेंट फील्ड आएगी। कैसे, वो देखिए, जैसे मान लीजिए हमने ये डाइपोल्स यहाँ पर अलाइन हो गए और इन्होंने इंड्यूस होने के बाद 40 इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बनाई। अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने डिसाइड करी थी, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 100। अब हमने अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज कर दिया, ये कितनी हो गई, फॉर सपोज इंक्रीज करके हमने इसको 200 कर दिया। जब हमने इसको 200 करा, ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये डाइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी है। डाइलेक्ट्रिक के कितने मॉलिक्यूल्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा 40 रहा, ये थोड़ा बहुत इंक्रीज भी हो जाएगा बट ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, तो ये 200, ये 40, अब रिजल्टेंट कितना हो गया, रिजल्टेंट 200 माइनस 40, ये आ गया 160। ठीक है, तो हमने देखा कि जो रिजल्टेंट फील्ड है ये किसके प्रोपोर्शनल है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड फील्ड के। जैसे जैसे अप्लाइड फील्ड को आप इंक्रीज करते जाएंगे, रिजल्टेंट फील्ड जो है वो भी इंक्रीज होती जाएगी। यहां पर हमने एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाया, दिस साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज स्मॉल के को हमने क्या बोला, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को, दिस इज रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को जब आप अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के नीचे लेकर आएंगे, तो दिस बिकम्स द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या वैल्यू इसकी निकली, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कई बुक में आपको ये एप्सिलॉन आर से भी डिनोट होगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, और कई बुक में आपको ये स्मॉल के से भी डिनोट होगा। दिस इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दिस इज रिजल्टेंट फील्ड अपॉन अप्लाइड फील्ड अपॉन रिजल्टेंट फील्ड। इसके लिए हमने पहले क्या पढ़ा था, फोर्स एक्सपीरियंस्ड इन मीडियम एप्सिलॉन आर और के, फोर्स एक्सपीरियंस्ड इन वैक्यूम अपॉन फोर्स एक्सपीरियंस इन मीडियम। ठीक है, ये रेशियो हमने पढ़ा था, ये भी वन एंड द सेम थिंग है। तो व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इट इज अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये डाइलेक्ट्रिक्स कैसे बिहेव कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको समझ में आया। एक के पास पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड थे, तो उन्होंने सबने इलेक्ट्रिक फील्ड में आते ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो गए, और एक के पास सेपरेटेड नहीं थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने खींचकर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को अलग अलग कर दिए। ऐसे करने से क्या हुआ, उनके पास ये डाइलेक्ट्रिक के ऊपर
एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से डाइलेक्ट्रिक ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करी इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और ये हमेशा आपको पक्का ध्यान रखना है कि अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे आप अप्लाइड फील्ड की डायरेक्शन बढ़ाते जाओगे, रिजल्टेंट फील्ड जो है उतना ही इंक्रीज होता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अर्थ की पॉपुलेशन है, अर्थ की पॉपुलेशन जो है मान लीजिए एक टाइम पे अभी जो है वो कांस्टेंट है। फॉर सपोज अर्थ का जो टोटल पॉपुलेशन एक बार के लिए मान लीजिए कांस्टेंट है। ठीक है, अब हमने अर्थ का साइज बढ़ा दिया। ठीक है, अर्थ का हमने साइज बढ़ा दिया। साइज बढ़ाने से क्या हुआ, साइज के बढ़ाने से अर्थ के साइज को बढ़ाने से अंदर पॉपुलेशन तो उतनी ही रह गई, बट हर के पास जगह, सबको ज्यादा जगह मिल गई क्योंकि हमने अर्थ के साइज को इंक्रीज कर दिया। वैसे ही यहां पर हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज कर दिया। डाइपोल तो जितने अलाइन होने थे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उतने हो गए, अब इससे ज्यादा डाइपोल अलाइन नहीं हो सकते इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, वो ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, एक लिमिट के बाद, एक लिमिट तक, जैसे अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक लिमिट से ज्यादा होगी तो डाइपोल, सारे के सारे डाइपोल्स को अपनी डायरेक्शन में अलाइन कर लेगा। उसके बाद जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज करते रहोगे, अब डाइपोल तो सारे अलाइन हो चुके हैं, तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो बढ़ेगी नहीं, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही रहेगा। अप्लाइड फील्ड जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, रिजल्टेंट फील्ड की वैल्यू भी उतनी बढ़ती जाएगी। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फील्ड, एप्सिलॉन नॉट नहीं, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिजल्टेंट फील्ड एंड दिस इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, अब यहां पर आते हैं। फॉर सपोज ये हमने एक पैरेलल प्लेट लिया हुआ है, पैरेलल प्लेट जिसमें चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव, इसकी चार्ज डेंसिटी प्लेट के ऊपर, चार्ज डेंसिटी कितनी है सिग्मा, और यहाँ पर चार्ज डेंसिटी कितनी है माइनस सिग्मा। जैसे ही आपने यहाँ पर बीच में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक ने अपने अंदर एक डाइपोल मोमेंट जनरेट कर लिया, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो थे पोलर थे तो अलाइन हो गए इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में, नॉन पोलर थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड उन्होंने खींचकर अलग कर दिया। ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और एक तरफ डाइपोल के नेगेटिव चार्ज, ये वाला नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा, और एक तरफ, सॉरी, डाइलेक्ट्रिक के एक तरफ नेगेटिव चार्ज और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज ये अपीयर हो जाएगा। इसने क्या करा, डाइपोल के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर ली। इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, डाइपोल के अंदर जो फील्ड क्रिएट हुई इसकी डायरेक्शन अपोजिट, इसको हम बोलेंगे इंड्यूस। ठीक है, तो डाइपोल, ये जो डाइलेक्ट्रिक था इसकी एक तरफ जो चार्ज डेंसिटी इंड्यूस हुई है इसको हम बोलेंगे इंड्यूस चार्ज डेंसिटी सिग्मा पी, और दूसरी तरफ हो गई, सॉरी, यहां पर माइनस सिग्मा पी हो जाएगा और यहां पर प्लस सिग्मा पी। एक तरफ माइनस सिग्मा पी, दिस इज इंड्यूस चार्ज डेंसिटी ऑन द डाइलेक्ट्रिक, एक तरफ माइनस हो गया एक तरफ प्लस हो गया। ठीक है, ये इंड्यूस चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। ये जो भी डाइलेक्ट्रिक का एरिया है वो प्लेट्स के, जैसे हमने इस डाइलेक्ट्रिक को प्लेट्स के बीच में डाला है, तो डाइलेक्ट्रिक का एरिया और प्लेट्स का एरिया क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सिग्मा मैंने आपको क्या पढ़ाया था, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज, चार्ज कितना इंड्यूस हुआ है, लेट क्यू पी बी द इंड्यूस चार्ज, क्यू पी अगर इंड्यूस चार्ज है और ए अगर एरिया है, तो सिग्मा पी की वैल्यू क्या होगी, क्यू पी अपॉन ए। ठीक है, अब आते हैं पोलराइजेशन पे। पोलराइजेशन का मतलब कितने डाइपोल्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो चुके हैं। ठीक है, तो जितनी ज्यादा अप्लाइड फील्ड होगी उतने ज्यादा डाइपोल्स को इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी डायरेक्शन में अलाइन कर देगा। एक लिमिट के बाद सारे के सारे डाइपोल्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो चुके होंगे। उसके बाद जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज करेंगे, तो पोलराइजेशन की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, वो एक लिमिट के बाद कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो पोलराइजेशन क्या हो गया, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, सॉरी, डाइपोल मोमेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक पी इज, डाइपोल मोमेंट स्मॉल पी से मैं यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ, स्मॉल पी इज डाइपोल मोमेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक अपॉन वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक। डाइपोल मोमेंट क्या होगा डाइलेक्ट्रिक का, डाइपोल मोमेंट पी की वैल्यू क्या होती है, पी इज चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन देम। सपोज इन दोनों चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो मान लीजिए स्मॉल डी है। ठीक है, ये
तो हमने पॉजिटिव दोनों चार्जेस जो डाइपोल बना, मान लीजिए यहाँ पर एक बड़ा सा डाइपोल बन गया इस डाइलेक्ट्रिक में, और एक तरफ नेगेटिव चार्ज है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है। मैं इन सबका कंबाइंड ये सारे डाइपोल्स हैं इस मॉलिक्यूल के अंदर, डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल के अंदर, इस सारे डाइपोल्स को मैंने इकट्ठा करके एक बड़ा डाइपोल यहाँ पर क्रिएट कर दिया आपको समझाने के लिए। और यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच का सेपरेशन कितना हो गया, स्मॉल डी, जो कि डाइपोल की, जो कि डाइलेक्ट्रिक की विड्थ थी। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट, इसके अंदर जो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, स्मॉल पी, दैट इज क्यू इंटू डी। यहाँ पर चार्ज अगर माइनस क्यू है, यहाँ पर चार्ज अगर प्लस क्यू है, तो डाइपोल मोमेंट क्या है, क्यू इंटू डी। और वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक, वॉल्यूम क्या होता है, किसी भी चीज का वॉल्यूम होता है एरिया इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर हमने एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट करा, डी से डी कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा, क्यूपी अपॉन ए। व्हाट इज क्यूपी, इंड्यूस चार्ज ऑन द डाइलेक्ट्रिक। अब हमने इन दोनों को कंपेयर किया, फर्स्ट और सेकंड को। फर्स्ट इक्वेशन ये रही, सिग्मा पी इज इक्वल्स टू क्यूपी अपॉन ए, और पोलराइजेशन कैपिटल पी। पोलराइजेशन और डाइपोल में कंफ्यूज नहीं होना, एक स्मॉल पी होता है, कैपिटल पी होता है। ठीक है, पोलराइजेशन भी कितना आया, क्यूपी अपॉन ए। तो इसने हमें फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करके हमने क्या देखा कि सिग्मा पी और पोलराइजेशन जो है दोनों इक्वल है। सिग्मा पी और पोलराइजेशन दोनों का, जब हमने फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर किया, तो सिग्मा पी और पोलराइजेशन दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो कैसा आया, इक्वल आया। इस रिजल्ट को ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें पोलराइजेशन जो है वेक्टर क्वांटिटी है, सिग्मा पी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर स्केलर के इक्वल नहीं हो सकता। तो आप क्या करोगे, पोलराइजेशन को एक एन वेक्टर से, यूनिट वेक्टर एन से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, जैसे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटीज है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर। वैसे ही पोलराइजेशन और ये यूनिट वेक्टर, ये दोनों वेक्टर थे, जैसे हमने इसका डॉट प्रोडक्ट कर दिया तो क्या बन गया, ये स्केलर। तो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। यहाँ पर हम वेक्टर को कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर कर रहे हैं। तो पोलराइजेशन इज इक्वल्स टू, न्यूमेरिकली पोलराइजेशन इज न्यूमेरिकली इक्वल्स टू इंड्यूस चार्ज डेंसिटी सिग्मा पी। अब एक नेक्स्ट टर्म यहां पर आती है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी को थोड़ा सा समझिए, जिसकी इंग्लिश थोड़ी अच्छी है वो ससेप्टिबिलिटी का मतलब समझ जाएगा। मैं एक स्टेटमेंट यहां पर बोल रहा हूं, अ स्मॉल चाइल्ड और अ चाइल्ड इज मोर ससेप्टेबल टू कॉमन कोल्ड एज कंपेयर टू अ एडल्ट। इसका ये मतलब है कि जो छोटा बच्चा है उसको जुकाम लगने के ज्यादा चांसेस है एज कंपेयर टू एडल्ट। मतलब छोटा बच्चा जुकाम को ज्यादा जल्दी पकड़ लेगा एज कंपेयर टू एडल्ट। तो ससेप्टिबिलिटी का यही मतलब है, जो कि आप समझ पा रहे हैं कि कितना ज्यादा वो किसी चीज को अपने अंदर आने देगा। ठीक है, इट डिनोट्स द अमाउंट बाय विच अ डाइलेक्ट्रिक कैन बी पोलराइज्ड बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। कितने अमाउंट से कोई भी डाइलेक्ट्रिक पोलराइज हो सकता है। फॉर सपोज मैं यहाँ पर एक मटेरियल लेकर आया, ये मटेरियल मैं आपके पास लेकर आया और इसके पास, इसको मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज मेरे पास है 100। इसको जब मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो मैंने देखा कि इसके 60 डाइपोल्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो गए। अगर इसके 60 डाइपोल्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो गए तो, और इससे ज्यादा अब नहीं हो पा रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ाने पर भी नहीं हो पा रहे। सपोज ये उसकी लिमिट है, मैक्सिमम सारे के सारे डाइपोल्स जो है 100 इलेक्ट्रिक फील्ड देने से सारे के सारे डाइपोल्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो गए। ठीक है, अब मैं ये दूसरा डाइलेक्ट्रिक लेकर आता हूं। इसके पास जैसे ही मैंने इसको उस 100 इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो मैंने देखा इसके 80 डाइपोल्स उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो गए। तो दोनों में से कौन सा ज्यादा ससेप्टेबल हो गया, दोनों में से कौन सा ज्यादा ससेप्टेबल हुआ, 80 वाला ज्यादा ससेप्टेबल हुआ, क्योंकि उसके 80 डाइपोल्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हुए। फर्स्ट वाले के केस में कितने हुए थे, 60 डाइपोल्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हुए थे। सेकंड वाले के केस में कितना हो गया, 80 डाइपोल्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो गए। तो सेकंड वाला जो था मटेरियल था वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ज्यादा ससेप्टेबल है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को ज्यादा अच्छे से स्ट्रांगली अडेप्ट करता है। फर्स्ट वाला इतना स्ट्रांगली अडेप्ट नहीं करता है। ठीक है, तो पोलराइजेशन का मतलब उस पर जो चार्जेस आ गए, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव, किस पर ज्यादा आएंगे, सेकंड वाले केस में ज्यादा आए थे, क्योंकि सेकंड वाले के केस में क्या था, सेकंड वाला ज्यादा ससेप्टेबल था इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है, तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अगर किसी एक डाइपोल की बात करें, जो फर्स्ट वाला डाइपोल लेकर आते हैं हम, ये सॉरी फर्स्ट वाला डाइलेक्ट्रिक लेकर आते हैं, इसके दोनों तरफ अपने 100 इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी थी।
चलिए पहले 100 तो मैक्सिमम थी, मैंने आपको बताया था, थोड़ा कम करते हैं, 50 करते हैं। 50 करने से मैंने देखा कि इसके सिर्फ 30 डाइपोल्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हुए। अब मैंने एक्सटर्नल फील्ड बढ़ा दी। एक्सटर्नल फील्ड बढ़ाकर मैंने कितनी कर दी? एक्सटर्नल फील्ड बढ़ाकर मैंने कर दी, यहाँ पर एक्सटर्नल फील्ड बढ़ाकर मैंने इसको बना दिया एक्सटर्नल फील्ड को 70। 70 करने से मैंने देखा कि 40 डाइलेक्ट्रिक्स इसकी डायरेक्शन में अलाइन हो गए। फिर मैंने उसको बढ़ाकर और बढ़ाकर 100 कर दिया। 100 करने के बाद मैंने देखा कि अब सारे के सारे डाइपोल्स जो थे वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो गए। तो जब जितने ज्यादा डाइपोल्स अलाइन होंगे उतने ज्यादा यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इसकी प्लेट्स मतलब इसके साइड्स में आ जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का आना ही तो पोलराइजेशन है। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ज्यादा जो चार्जेस हैं, चार्ज डेंसिटी होगी डाइलेक्ट्रिक पर, उतनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी आएगी साइड्स पर। तो पोलराइजेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ? पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड के। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतनी ज्यादा ही क्या होगी? उतनी ज्यादा पोलराइजेशन होगी। ठीक है, तो हमने यहां पर लिखा है पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कौन सी फील्ड है? ये रिजल्टेंट फील्ड है, जिस फील्ड को आप प्लेट्स के बीच में जाकर मेजर कर पाओगे। जितनी ज्यादा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ रही थी उतनी ही ज्यादा वहां पर हमें पोलराइजेशन देखने को मिल रहा था। अब जैसे हमने इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाया, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाकर हमने ये कांस्टेंट लगाया, इट्स दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड, ये जो अजीब सा आपको दिख रहा है, इट इज कॉल्ड साई। इसका स्पेलिंग होता है CHI। तो कई जगह आप ये काई से भी प्रोनाउंस कर रहे हैं, कई ये साई से भी प्रोनाउंस कर रहे हैं, बट एक्चुअली जब आप इसका प्रोनाउंसिएशन ग्रीक में देखेंगे तो इट इज कॉल्ड साई। ठीक है, तो प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाकर हमने साई लगाया, और एप्सिलॉन नॉट हमको इसलिए लगाना पड़ा ताकि हम साई को क्या रख सके? डायमेंशन लेस रख सके। हमने इसको इस तरह से अरेंज किया, इसकी डायमेंशन एप्सिलॉन नॉट लगाकर इस तरह से अरेंज करी कि जो साई है वो डायमेंशन लेस बन सके। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें एक रिलेशन कैलकुलेट करना है बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड ससेप्टिबिलिटी। तो हमें ये पता है इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू क्या होता है? अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब दिस इज रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइलेक्ट्रिक के डाइलेक्ट्रिक्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुई है उसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या पढ़ा है? ये एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव चार्ज अगर होता है तो इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर डाइलेक्ट्रिक के एंड्स पर चार्ज डेंसिटी सिग्मा पी है तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस ये जो पोलर चार्ज डेंसिटी थी, इंड्यूस चार्ज डेंसिटी थी, ये किसके इक्वल थी? ये पोलराइजेशन के इक्वल थी, हमने प्रूव करा था, एंड इट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहाँ पर पोलराइजेशन की वैल्यू हम पुट करते हैं। पोलराइजेशन की वैल्यू क्या थी? पोलराइजेशन की वैल्यू थी, पोलराइजेशन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट साई इनटू रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर हम पुट करते हैं एप्सिलॉन नॉट साई इनटू रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर वेक्टर के साइन में लगा देता हूँ हर जगह। अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट तो यहीं पे कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस साई इंटू रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जब यहाँ पर गया तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस साई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई? यहां से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को कॉमन लिया, कॉमन लेकर हमने ये आ गया 1 प्लस साई। ठीक है, क्या किया हमने? वापस से देख लीजिए, सिग्मा पी को किससे रिप्लेस किया? हमने पोलराइजेशन से रिप्लेस किया। पोलराइजेशन की वैल्यू यहां से यहां पर हमने पुट कर दी एप्सिलॉन नॉट साई ई, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, तो क्या बच गया? साई ई। इस साई ई को हमने लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया तो ये प्लस का हो गया। ठीक है, और फिर हमने यहां से अंदर यहां से ई को कॉमन लेके 1 प्लस साई लिख दिया। ठीक है, ये लिखने के बाद अब हम इस ई को इसके नीचे ले जाते हैं, एप्सिलॉन नॉट अपॉन ई। ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड।
और ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 1 प्लस साई। ये ध्यान करिए किसकी वैल्यू थी, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वैल्यू थी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 1 प्लस साई। ये रिलेशन एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड ससेप्टिबिलिटी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड ससेप्टिबिलिटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी होता है। डेरिवेशन एग्जाम में पूछी जाती है फ्रीक्वेंटली, तो आपको इसको पक्के से ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पोलराइजेशन और डाइलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ा। डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे पोलराइज होता है, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाने से पोलराइजेशन की डेंसिटी बढ़ती रहती है और एक लिमिट के बाद जब सारे डाइपोल्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद पोलराइजेशन तो हो जाएगा कांस्टेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ाने से रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इंक्रीज होती रहेगी, ठीक है। तो ये था रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक एंड साई। और हमने क्या पढ़ा था आज हमने, और हाँ, पोलर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में पढ़ा था। पोलर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स किस तरह से बिहेव कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये सब हमने पढ़ा। तो अब एक टॉपिक और रह जाता है इस चैप्टर में, वो था कि मैंने जब आपको कैपेसिटेंस पढ़ाया था तो कैपेसिटेंस के बीच में डाइलेक्ट्रिक प्लेट रखकर उसकी कैपेसिटेंस मैंने आपको बताई थी कि कैपेसिटेंस जो है डाइलेक्ट्रिक प्लेट के रखने से, कोई भी मतलब डाइलेक्ट्रिक प्लेट के इंड्यूस करने से या बीच में रखने से, इंसर्ट करने से क्या होता है, कैपेसिटर्स के प्लेट की जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो जाती है। कैपेसिटेंस कैसे इंक्रीज हो जाती है, कैपेसिटेंस इंक्रीज इसलिए हो जाती है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाती है। अभी हमने देखा कि जैसे ही डाइलेक्ट्रिक हमने रखा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो डिक्रीज हो रही थी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रही थी तो कैपेसिटेंस जो है उसकी इंक्रीज हो रही थी। अब हम एक इसका जनरल केस भी देखते हैं कि डाइलेक्ट्रिक को अगर हमने कैपेसिटर प्लेट के बीच में रखा तो उसका एक्शन क्या होता है। ये देखिए, ये हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया। डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस थी T, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने इसके बीच में इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने से क्या हो रहा है, इस डाइलेक्ट्रिक ने अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में थी। इसको हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी वजह से यहां पर क्या आ गए, ये चार्जेस आ गए, पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव एक तरफ। दीज आर, इसको हम, ये जो चार्जेस आए हैं डाइलेक्ट्रिक पर, इनको हम क्या बोलते हैं, चार्जेस के आने के प्रोसेस को हम बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। और ये जो चार्जेस हैं इनको हम बोलते हैं इंड्यूस चार्जेस, ठीक है। इंड्यूस चार्ज डेंसिटी यहां पर कितनी हो जाएगी, सिग्मा पी, और यहां पर माइनस सिग्मा पी। सिग्मा डैश कर देते क्योंकि सिग्मा तो प्लेट्स पर थी, ठीक है। अब पैरेलल प्लेट की कैपेसिटेंस कितनी थी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये आप पहले पढ़ चुके हो, ठीक है। अब हम जब हमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया इसके बीच में तो हम इसकी नई कैपेसिटेंस कैलकुलेट करते हैं। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था, सी डैश इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन बी। कौन सा क्यू, जो कैपेसिटर पर चार्ज है, ठीक है। चार्ज हमने चार्ज कितना होगा कैपेसिटर पर, जो कैपेसिटर पर जो चार्ज डेंसिटी होगी मल्टीप्लाइड बाय द एरिया ऑफ द प्लेट्स। Q इज इक्वल्स टू क्या होता है, सिग्मा है, क्योंकि सिग्मा क्या था, Q अपॉन ए, तो Q इज इक्वल्स टू सिग्मा ए अपॉन पोटेंशियल। अब यहाँ पर जब पोटेंशियल की बारी आती तो ये जो डाइलेक्ट्रिक है पूरे प्लेट्स के बीच में नहीं है, यहाँ पर दोनों तरफ स्पेस जो है ये खाली स्पेस है, ये वाला स्पेस, ये वाला स्पेस, ये एम्प्टी स्पेस है। इस स्पेस में क्या भरी हुई, एयर या फिर वैक्यूम। तो हमें दोनों जगह का पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, एक तो उस जगह का जहां पर क्या थी, एयर या वैक्यूम, एक उस जगह की जहां पर क्या था, डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो हमने यहाँ पर पोटेंशियल लिखा, पोटेंशियल ड्यू टू एयर और वैक्यूम, और पोटेंशियल ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो दिस इज चार्ज डेंसिटी ऑन द प्लेट्स इनटू एरिया अपॉन, ये जो यहाँ पर पोटेंशियल था, पोटेंशियल कहां पर, जहां पर एयर था। एयर कहां है, जहां पर डाइलेक्ट्रिक नहीं है, और डाइलेक्ट्रिक कितनी जगह पर है, टी जगह पर है, और पूरी जगह कितनी है, डी। तो एयर कितनी जगह पर है, डी माइनस टी। तो वहां के लिए पोटेंशियल कितना हो गया, ई इंटू डी माइनस टी, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है, ई इंटू डी होता है ना, पोटेंशियल की वैल्यू होती है ई इंटू डी। और यहां पर डी की वैल्यू थोड़ी सी डिक्रीज हो गई पहले से, कितनी डिक्रीज हो गई, डी माइनस टी से डिक्रीज हो गई, क्योंकि टी जगह पर क्या है, डाइलेक्ट्रिक। अब इस डाइलेक्ट्रिक के रखने से, जैसे डाइलेक्ट्रिक यहां पर इंसर्ट हो गया तो डाइलेक्ट्रिक के जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये डिक्रीज हो गई, क्योंकि इसने क्या करा, इसने एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना ली अपनी अपोजिट डायरेक्शन में। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी डिक्रीज हो गई, याद करिए हमने रिलेशन पढ़ा था,
external electric field is directly proportional to resultant electric field and external electric field is equals to K into resultant electric field। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो गई? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्सटर्नल फील्ड से K टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यहां पर जो रिजल्टेंट फील्ड है वो कितनी, रिजल्टेंट फील्ड जो है E वो कितनी हो जाएगी? एक्सटर्नल फील्ड अगर यहाँ पे हमारे केस में कैपिटल E है तो एक्सटर्नल फील्ड से K टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर एक्सटर्नल फील्ड हमने कैपिटल E लिए, एप्सिलॉन नॉट हमने नहीं लिए, क्योंकि यहाँ पर दो थी तो यहाँ पर मेरे को डिफरेंशिएट करना था दोनों के बीच में। यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पर जो मैंने रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E ही अज्यूम करिए, और ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से K टाइम्स डिक्रीज हो गई। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जगह पर है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड T जो डाइलेक्ट्रिक की विड्थ है उतनी जगह पर है, इंटू T। ठीक है, इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। सिग्मा इंटू ए अपॉन, इसको हमने सॉल्व किया तो ये कितना आ गया? E इंटू डी। अच्छा, यहां से दोनों में से हम E कॉमन निकाल सकते हैं, तो दोनों में से अगर हमने E कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा D माइनस टी प्लस T अपॉन K, वेयर K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब या तो इलेक्ट्रिक फील्ड को आप सिग्मा की टर्म्स में एक्सप्रेस करो या सिग्मा को इलेक्ट्रिक फील्ड की। हम क्या करते हैं? सिग्मा को इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। तो सिग्मा क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है प्लेट्स के बीच में। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड थी? सिग्मा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये यहां पर आ जाएगा मल्टीप्लाई होने, इनटू ए अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। जब ये दोनों कैंसिल आउट हो गए तो रिजल्टेंट क्या बचेगा? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ऊपर और नीचे कैंसिल हो गई, तो रिजल्टेंट जो कैपेसिटेंस बचा वो बना, वो कितना बना? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। अब जब ये डाइलेक्ट्रिक, इसका विड्थ इक्वल टू डी होता है, डाइलेक्ट्रिक जो था यहाँ पर उसकी विड्थ जो थी डी से कम थी, तो ये कैपेसिटेंस आया। फॉर सपोज अगर टी डी के इक्वल हो जाता, टी इज इक्वल्स टू डी, टी इज इक्वल्स टू डी होता तो क्या होता? ये टी की जगह हम क्या रख देते? डी रख देते, और ये डी और ये डी तो जीरो बन जाता। तो नेट कैपेसिटेंस सी डैश की वैल्यू कितनी आती? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन ये डी माइनस डी जीरो हो जाता, और यहाँ पर डी और ये केक चला जाता ऊपर मल्टीप्लाई होने। ये हमने पहले पढ़ लिया था कि अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंड्यूस कर देते हैं तो कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब अगर हमने कोई भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट नहीं कर रखा, अगर कोई भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट नहीं कर रखा तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। अगर टी की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो एप्सिलॉन, ये कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, जो कि आपने पहले पढ़ा हुआ है, यहाँ पर ये रहा एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। और एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर मेटल्स, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर मेटल्स इज इनफाइनाइट। इन किसी भी डाइलेक्ट्रिक के मतलब मेटल के लिए उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो इनफाइनाइट होता है। तो अगर यहां पर हमने मेटल की प्लेट अगर इंसर्ट कर दी, अगर फॉर सपोज ये जो डाइलेक्ट्रिक्स हमने इंसर्ट करा है अगर ये मेटल का होता, मेटल का होने से ये वाली टर्म क्या बन जाती? ये इनफाइनाइट हो जाती। तो कैपेसिटेंस कितना आता? कैपेसिटेंस सी डैश इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, मेटल के रखने से ये क्या बन जाता? फॉर मेटल एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है? के की वैल्यू है इनफाइनाइट। तो ये रिजल्ट्स कुछ स्पेशल केसेस हैं, आपको ध्यान रखने। एक स्पेशल केस हमने पढ़ा था जब पूरे में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट होगा। एक स्पेशल केस हमने पढ़ा कि अगर डाइलेक्ट्रिक जो इंसर्ट होता है वो मेटल होता है,
और एक हमने पढ़ा कि अगर कोई इंसर्ट ही नहीं होता है तो कैपेसिटेंस ऑलरेडी जो थी वो इतनी ही रहती है। ठीक है, तो आज हमारा ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया। अब जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो और प्रिपेयर करूंगा जिसमें हम पढ़ेंगे कि कैपेसिटेंस के कॉम्बिनेशन के न्यूमेरिकल्स हमें कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, उन्हें कैसे सॉल्व कर रहे हैं, तो वो करेंगे। अदरवाइज ये जो चैप्टर है न्यूमेरिकल्स के अलावा ये जो चैप्टर है मेरी तरफ से कंप्लीट है। अगर आपके कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो आप कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारा जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर था यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसको हमने बोला था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टैटिक्स का मतलब रेस्ट पर। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोडायनामिक्स, जहां पर चार्ज जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हम करेंगे कैपेसिटर्स के न्यूमेरिकल्स करने के बाद। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज जब मूव करेगा और उसके इफेक्ट्स हमें देखने क्या होते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। दिस चैप्टर कंटेन्स 8 मार्क्स इन द सीबीएसई मेन एग्जाम्स। तो चैप्टर जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर दोनों का मिलाकर यूनिट 1 जो बनता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इसमें बोर्ड्स में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कंपटीशन में भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। और क्योंकि चैप्टर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं तो इसके क्वेश्चंस जो होते हैं काफ़ी अच्छे लेवल के होते हैं। आपको इसकी क्वेश्चंस की बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, ओके, तो आज हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी।